साल भर पहले फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनकी मौत के बाद में जब कई ऐसे फिल्म अभिनेता सामने आए थे जो ड्रग्स के केस के अंदर जुड़े हुए थे, लेकिन आखिर ये ड्रग्स आता कहां से है, एक जिले से दूसरे जिले में जाता कैसे है, आखिरकार इसमें सरकार का हाथ है, पुलिस का हाथ है, किसका हाथ है, इसी को लेकर के आज राजस्थान से हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर तस्करों का रूट आखिरकार कोई और नहीं, खुद पुलिसकर्मी ही तय करते हैं कि किस तरह से वह कौन से रूट से ड्रग्स को लेकर के जाएंगे और इसके बदले में उनको 5,000 रुपए पर थाना दिया जाता है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बीजेपी बागरोटा मंडल मंत्री करतार सिंह गुर्जर मौजूद हैं। तो करतार जी, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। करतार जी, क्या मामला है कि आखिरकार ये ड्रग्स का मामला उस टाइम पे उजागर हुआ था, लेकिन उसके बाद में खुलासा आज हो रहा है, लगातार इसमें पुलिस की मिलीभगत भी देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहां से यानी ड्रग्स माफिया को जो भी है नशा के जो कारोबार जो करते हैं, इनको शरण कहां से दी जाती है? संबंधित थानों से। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी सरकार है, कांग्रेस सरकार, जिसके यानी बलबूते पे या उनके यानी इशारे पे ये सारे जो क्राइम है इनको बढ़ावा मिल रहा है, इन्हीं को यानी आगे से आगे शरण दी जाती है। आप खुद बताइए, एक ड्रग्स जो है ये एक जिले से दूसरे जिले में यानी किस तरीके से पहुंचता है, यानी संबंधित थानों की जानकारी से खुद पुलिस वाले उनको मैप रूट तय करते हैं कि इस रास्ते से आपको जाना है और इतने थाने बीच में पड़ेंगे, पर थाने पर ये बंदी आपको देनी है। अगर ये भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दे रही है, ये कांग्रेस सरकार दे रही है और ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन इस मामले में अभी तो पुलिस का मामला सामने आया है कि पुलिस थानों में संबंधित में वहाँ पे बंदी दी जाती है, इसमें सरकार का आखिरकार क्या रोल हो सकता है? देखिए, मैं बताऊं, सरकार का आखिरकार रोल ये है कि सरकार के इशारे पे ही सब कुछ होता है। क्यों होता है, मैं आपको बता दूं कि अभी जो जयपुर में कुछ दिन पहले जो ग्रेटर महापौर को लेकर जो फैसला हुआ था, सरकार ने रातों रात फैसला सुनाया था। अब ये जो डीजी एमएल लाडर साहब है, इन्होंने खूब अच्छी तरह उनकी नजरों से देखा, खुलासा देखा कि 13 थानों की पुलिस इसमें मिली भगत है, पुलिस ने रूट तय किया, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए, सब सामने आ जाएगा किसके सारे पे काम हो रहा है। सरकार के यानी जो भी आला अधिकारी है, ये उच्च नेता लोग हैं जो सफेद यानी कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो पीछे जो कार्य करते हैं, इनके काले करतूत आप देखिए, वो सब सामने आएंगे। सामने तो जरूर आएंगे और आ भी चुके हैं कुछ मामले तो, लेकिन इसके अंतर्गत जो सरकार है, उन्होंने जैसा कि आपने बताया कि महापौर के लिए तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करी, तो इन पुलिस वालों और पुलिस थानों पर भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं मिला आपको देखने में? बिल्कुल नहीं मिला। पुलिस वाले यानी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता सरकार के द्वारा। क्यों नहीं? क्या मिलीभगत सामने है? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी मिलीभगत तो सामने आ रही है, लेकिन इसमें एक बात तो ये भी सामने आई है कि भीलवाड़ा के अंदर कुछ समय पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें जो पुलिस ने रूट मैप बना करके दिया था, उस रूट मैप से वह तस्कर नहीं जा रहे थे, वह किसी और रास्ते से जा रहे थे, तो पुलिस और उनके पीछे मुठभेड़ हो गई। तो इस हिसाब से तो ऐसा भी लगता है कि शहर की सारी पुलिस ना बिकी हुई हो, बल्कि कुछ थानों में ही बंदी जाती हो। देखिए, ऐसा यानी राजस्थान में एक भी पुलिस थाना ऐसा नहीं जहां बंदियां नहीं जा रही है। आपको पता है कि कुछ समय पहले जो रात को बजरी के जो ट्रक भी पार किए जाते थे, पुलिस पीसीआर के यानी वहां भी बंदी जाती थी, थाने का भी बंदी जाता था। आज क्या दारू के ठेके की बंदी नहीं जा रही, खुलेआम जा रही है, पर मंथ की जो भी मंथली जो तय करते हैं वो जाती है। इसी तरीके से आप कह रहे हैं भीलवाड़ा की, अगर मान लो भीलवाड़ा में जो पुलिस वालों ने जो रूट तय करके दिया था ट्रक माफियों को या नशा के जो भी कारोबार जो व्यापारी है उनको, उन्होंने रास्ता चेंज किया, तो पुलिस ने आखिरकार क्या किया? फायरिंग की है। सामने से क्या हुआ? आरोपियों ने फायरिंग की है ना, बदमाशों ने। बिल्कुल। लेकिन अभी तक क्या नतीजा निकला उसमें नतीजा तो अभी तक कुछ भी नहीं आ पाया ना कि आखिरकार कौन अपराधी और इसका पूरा गिरोह का आखिरकार मेन गुर्गा है तो है कौन। लेकिन इसमें जो 5,000 रुपए की बंदी सामने आई है कि 5,000 रुपए पर थाना दिया जाता है, तो ऐसे तो कितने थाने जो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं, राजस्थान में पहले भी मैं बता चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फिर आज मैं बता रहा हूँ और बताऊंगा, क्योंकि जो जितने भी राजस्थान में पुलिस थाने हैं, जहां भी ये गलत काम हो रहे हैं, जहां भी यानी ये भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये खाकी की ओट में ये पुलिस वाले दे रहे हैं। अन्यथा जो भीलवाड़ा में जो फायरिंग पुलिस ने सामने की, ऐसे हर एक थाने में अगर रूट चेंज हो रहा है या रूट चेंज भी नहीं हो रहा है, वो मैप बना के मत दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि ये आरोपी है और ये गलत यानी काम कर रहा है, ये नशा का कारोबार फैला रहा है, ड्रग्स जैसी सप्लाई कर रहा है, उनको पुलिस यानी तुरंत फायरिंग करे उनके ऊपर, तो ये अपराध नहीं बढ़ेगा। ये बढ़ाने का कारण ही
संबंधित थानों का होता है। अब एमएल लाठा साहब जी ने देखो आपको बताया कि 5,000 रुपए पर थाने की जो भी 13 पुलिस स्टेशन थाने जो मिली भगत है इनमें जिनके ऊपर है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। अब 4 से 5 अधिकारी ही आपको जयपुर में ऐसे मिलेंगे जो साफ सुथरे हैं, नहीं तो जो पुलिस वाले हैं खाकी की ओट में बहुत गंदे गंदे कारनामा आपने नहीं देखा क्या पुलिस वाले रेप नहीं कर रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई। ऐसे भी मामले सामने आए हैं। अभी हम के बदले असमत मांगने का मामला ऐसा भी थोड़े दिन पहले ही सामने आया था। ऐसा मामला होता है कि आरोपी मैं बता दूं कि यदि अगर किसी लड़की ने आरोप भी लगाया कि ये लड़का मेरे को लेके गया, इसने मेरे साथ ये करने की कोशिश की, तो पुलिस जांच नहीं करती उसमें, यानी पुलिस जांच नहीं करती। सामने वाला बंदा आता है बयान देता है कि मैं मेरी लोकेशन निकाल लो, मेरी मोबाइल की कॉल ट्रेस कर लो, यानी सारा सब कॉल डिटेल्स निकाल लो, लेकिन पुलिस वो उस काम पे नहीं जाती, उस बंदे को उठा के बंद कर देती है, कहती है बैठ कर सेटलमेंट कर लो। क्या तरीका है राजस्थान पुलिस का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी के चक्कर में तो जोधपुर के अंदर 14 थानों की मिलीभगत सामने आई थी और वो भी केवल 2 ही मामले ऐसे थे जो उजागर हो पाए हैं। तो ऐसे तो और भी कई मामले हो सकते हैं जिसके अंतर्गत लगभग पूरा जोधपुर, जो एक तरह से देखा जाए तो गहलोत सरकार का गृह क्षेत्र भी है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका गृह क्षेत्र भी जोधपुर है और उन्हीं के ही क्षेत्र के अंदर थानों में मिलीभगत, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का रोल निशानदेही सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन अब जैसे कि फिल्म अभिनेता थे, फिल्म अभिनेताओं से ड्रग्स का केस पहुंचा और ड्रग्स के बाद में अब ये हाथ पुलिस तक पहुंच चुका है और वहीं अब आगे ऐसा भी हो सकता है। वही खबर अजमेर से, जहां आज से भरे जा सकेंगे प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के ऑनलाइन आवेदन। 83 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया में 13 जुलाई तक भरे जा सकेंगे आवेदन। ईडब्ल्यूएस के लिए पद 8 आरक्षित हैं इस परीक्षा में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार पूरे देश के अंदर अगर हम बात करें तो नशे का व्यापार बढ़ चढ़ करके बोलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये नशे का व्यापार आखिरकार इतना बढ़ चढ़ के दिखाई क्यों दे रहा है? आखिरकार एक जगह से दूसरी जगह पर ये नशे की चीजें और कैसे इन नशे के पदार्थों को दूसरी जगह तक भेजा जाता है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो स्टेट बदल दी जाएगी और कड़ी सख्ती भी होती है। तो इसी के बीच राजस्थान के अंदर इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अंदर आप सभी को बता दूं कि नशे के व्यापार के अंदर पुलिसकर्मी ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान के अंदर कई ऐसे थाने हैं जिनके अंतर्गत इसमें पुलिस की मिलीभगत सामने आई है और पुलिस खुद तस्करों को रूट मैप बना करके देती है और इस रूट मैप के बदले में वह 5,000 रुपए रिश्वत पर थाना लेती है। जी हाँ, ऐसा खुलासा आज हुआ है और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि पुलिस उसके बदले में उनको रूट मैप देती है और अगर वह उस रूट मैप से नहीं जाते तो जब दूसरे रूट मैप से जाते हैं तो वहां पर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ही मामला लगातार सामने राजस्थान के अंदर आते जा रहे हैं और इनके खिलाफ अब एमएल लाठर कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई लेने वाले हैं। वहीं साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि सचिन पायलट अभी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी उन्होंने किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की है। लगातार सियासी घमासान तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच में चल ही रहा है कि कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये दोनों के बीच में ये टकरार बहुत समय पहले से चल रही है और अब इनका मुद्दा है कि मंत्रिमंडल की विस्तार और नियुक्तियों को लेकर के यह अभी घमासान चल रहा है और इसी को लेकर के सचिन पायलट अभी दिल्ली के अंदर मौजूद भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी बड़े नेता से बात नहीं करी। तो आखिरकार उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वह किसी से बिना मुलाकात करे आखिर दिल्ली में बैठे हैं? या तो वो निजी कार्य से भी हो सकते हैं या फिर कोई अन्य बात उनके दिमाग में चल सकती है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि जबकि वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाए हैं और इसी आरोप को निराधार करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी दोनों ने कहा है कि फोन टेपिंग नहीं की गई है और लेकिन वहीं दूसरी ओर वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि फोन टेपिंग आप लोगों के द्वारा ही की गई है और इसकी जांच बैठे। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो राजस्थान के अंदर लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अब 749 सरकारी व
357 निजी अस्पतालों को भी अब जोड़ दिया गया है। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि आखिरकार 357 तो निजी अस्पताल और 749 सरकारी अस्पतालों को जोड़ने से अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी इस कोरोना काल में। लेकिन वहीं इससे अब तक कई लोगों ने फायदा भी उठाया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि आज राजस्थान के अंदर कोरोना के 308 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ साथ अब ये मामलों के कम होने का सिलसिला जारी है और दिन प्रतिदिन ये मामले भी कम हो रहे हैं। लेकिन वहीं हम मौतों की बात करें तो मौतों के आंकड़ों में भी भारी गिरावट राजस्थान के अंदर देखने को मिली है। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 7 कोरोना से कल लोगों की मौत हुई है और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर पिछले काफी समय से 100 बार केस आ रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले से 50 और 60 से करीब केस आ रहे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 50 को भी नीचे कर गया है और इस बार कल राजस्थान के राजधानी जयपुर के अंदर पिछले 24 घंटे में 48 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच एक बड़ी बात तो आप सभी को ये बता दूं कि 64 दिन बाद कल का दिन एक पहला ऐसा दिन है जब जयपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई है और इसी के चलते हुए अब आप सभी ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब इस महामारी को खत्म करने का समय आ चुका है और आप सभी के सहयोग से अब इस महामारी को खत्म किया जा सकता है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नगर निगम ग्रेटर विवाद मामले को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आप सभी को बता दूं कि जस्टिस पंकज भंडारी एवं चंद्र कुमार सोनगरा ने सौम्या गुर्जर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जस्टिस पंकज भंडारी एवं चंद्र कुमार सोनगरा ने सौम्या गुर्जर की याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं मोहनलाल नामा के पार्टी बनने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए लगाया है 50,000 रुपए का जुर्माना। साथ ही साथ कोर्ट ने बताया इसे पब्लिसिटी स्टंट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। ट्विटर पर भिड़े गहलोत और पायलट गुट वेद सोलंकी के नाम लिए बगैर साधा मंत्री सुभाष ब्रिज पर निशाना। कुछ परिंदे खुद का गुस्सा नहीं मानते, खुद का मतलब पूरे होते ही ऊपर उठ जाते हैं। अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं या परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच करते नजर आते हैं। राजस्थान और पंजाब की पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। राजस्थान केनाल के पास सर्च ऑपरेशन चला, हजारों लीटर शराब की नष्ट। पंजाब के जिला फाजिल्का की खुइया सरवर के श्री गंगानगर इलाके में हिंदू मलकोट थाना पुलिस का इस ऑपरेशन में जुटी। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा, वैदिक संस्कार बोर्ड बनेगा राजस्थान में। मैंने जो ट्वीट किया वो मौसम को लेकर किया। मंत्रिमंडल का विषय मुख्यमंत्री का है, वो लेंगे निर्णय। विश्वेंद्र सिंह हमारे राजा, हम उनकी प्रजा हैं। मंत्री सुभाष गर्ग के ट्वीट पे प्रतिपक्ष को पिता राजेंद्र राठौर का व्यंग्यात्मक कटाक्ष आया है। ट्वीट पर रिप्लाई कर दिया राठौर ने और जवाब में लिखा कि मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमान छूने में जब नाकाम हो जाए। वेद सोलंकी के आरोपों को लेकर कहा, अगर दलितों को लेकर शिकायत है तो वेद सोलंकी मुख्यमंत्री को लिखकर ज्ञापन दे। अजमेर से बड़ी खबर, जहां नशीराबाद में गर्भवती पत्नी की गला रेत कर हत्या का मामला। ग्रामीणों ने मोर्चरी से शव उठवाने से किया इनकार। मृतका के पति, ससुर, काका और भाभी की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। सदर थाना सीआई राजेश मीना व श्रीनगर थाना पुलिस की समझाइश। श्रीनगर थाना इलाके के चांदसेन गांव का मामला। जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर का निलंबन का मामला। हाईकोर्ट में भोजन अवकाश के बाद सुनवाई शुरू होगी। महाधिवक्ता की बहस पूरी की जाएगी। अब सौम्या गुर्जर की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। राजसमंद से बड़ी खबर, पति ने पत्नी का गला घोट करके हत्या। आमेट के पास स्थिति लीका गांव की घटना। आमेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पियर पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। राजधानी में पेट्रोल 103 और डीजल 96 रुपए के पार हो गया है। पेट्रोल डीजल की दर में कमर तोड़ वृद्धि। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 32 पैसे हुआ महंगा। इस पेट्रोल की दर रही 103 रुपए, वहीं आज डीजल की दर 96 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मौसम विभाग ने एक सप्ताह राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में प्री मानसूनी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम के इस बदले रुख से तापमान नीचे आ गया है और गर्मी के सितम से लोगों को राहत मिली है। वहीं सोमवार दोपहर तक राजधानी जयपुर में भी बारिश ने दस्तक दे दी। जिले के बेंगू थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित बिलखंडा चौराहे पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जहां गौवंश तस्करी की आशंका से
भीड़ ने 2 लोगों को मारपीट कर दी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि अवक्रमण और सूखे उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट के 14वें सत्र में अध्यक्ष मोदी महासभा के 75वें सत्र अध्यक्ष वोल्कन वॉलिगर द्वारा आयोजित इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम को आज शाम 7:30 बजे संबोधित करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के कार्यकाल द्वारा जारी एक मीडिया परामर्श में कहा गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज हम बात करेंगे बड़ी ही मुश्किलों से बनने वाले राम मंदिर की। बहुत ही मुश्किलों और मशक्कत के बाद आखिरकार राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद न जाने कितने ही लोगों ने इसका विरोध किया और कितने ही लोगों ने इस चीज का समर्थन किया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर का निर्माण करा रही श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर पैसे के गमन का गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जहां 2 करोड़ की जमीन को महासचिव चंपत राय ने अनिल मिश्रा के साथ मिलकर उसे महज 18 करोड़ में खरीदा। यानी ये सीधा सीधा पैसे के गमन का मामला बताया जा रहा है। उनका आरोप किस हद तक सही है, आइए देखिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए कीमत वाली जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। उन्होंने कहा कि यह सीधा सीधा धन शोधन का मामला है और सरकार इसकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने भी अयोध्या में राय पर भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगाए हैं और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। चंपत राय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आरोपों से वो नहीं डरते, वे खुद पर लगे आरोपों का अध्ययन करेंगे। संजय सिंह ने कुछ दस्तावेज पेश किए और कहा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय ने करोड़ों रुपए चंपत कर दिए। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या सदर तहसील के बाग बिजैसी गांव में 5 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत वाली गाटा संख्या 243, 244 और 246 की जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नामक व्यक्ति से कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 18 मार्च को 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आप सांसद ने कहा कि शाम 7:10 पर हुई इस जमीन खरीद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने थे। साथ ही आरोप लगाया कि उसके ठीक 5 मिनट के बाद इसी जमीन को चंपत राय ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसमें 17 करोड़ रुपए आरजीएसटी के जरिए पेशगी के तौर पर दिए गए। जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूं
आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई। मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कि इसमें किसी न किसी सरकारी आदमी या सरकार का कोई ना कोई अभिनेता या नेता जुड़ा हुआ जरूर होगा। जैसे इस पूरे मामले की जांच पूरी हो जाएगी, हम आप सभी को इससे अवगत जरूर कराते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजस्थान में महंगाई के खिलाफ सीपीआईएम का प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध सप्ताह। राजस्थान में 21 जून तक जगह जगह विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ती दामों का विरोध करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा के जींद जिले के गांव आलिमपुरा में सोमवार सुबह दिन दहाड़े हत्या की वारदात अंजाम दी गई। सैर करने के लिए निकले एक निजी स्कूल संचालक की कार सवार अज्ञात लोगों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। उचाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। मामले को उनके बेटे की हत्या के केस से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि केस में मृतक की गवाही होनी थी। मृतक की पहचान अलेवा गांव निवासी सुरेश के रूप में हुई है। सुरेश ने गांव आलिमपुरा में महर्षि दयानंद वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोला हुआ है। स्कूल के पास ही वो अपने परिवार के साथ रहता था। हर रोज की तरह सुबह करीब 6 बजे घर से सैर के लिए निकला तो कार सवार अज्ञात लोगों ने उस पर सामने से फायरिंग कर दी। एक गोली सुरेश के सर में जा लगी और वहीं पर वो गिर गया। उसके बाद सुरेश पर कई राउंड फायर किए गए, जिससे सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। इस बार मानसून ने समय से पहले प्रदेश में दस्तक दी है। मानसून के आज पानीपत पहुंचने की उम्मीद है। पानीपत में सोमवार सुबह को आसमान में हल्के बादलों ने गर्मी से राहत दिलाई। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण भी मौसम सुहाना बना रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 13 सालों में दूसरी बार मानसून ने 13 जून को हरियाणा में दस्तक दी है। उत्तराखंड के रास्ते मानसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। मानसून के आज पानीपत पहुंचने की उम्मीद है। इसी कारण बीते 4 दिनों से आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवा और बारिश हुई है, जिस कारण लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। मानसून रविवार को हरियाणा में एंट्री कर गया। यह तय समय से 14 दिन एडवांस है। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला समेत उत्तर हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई। अगले 24 घंटे के बाद पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। 20 साल में ऐसी दूसरी बार है जब मानसून ने 13 जून से पहले दस्तक दी है। 2008 में भी इसी तारीख में आया था, तब राज्य में सामान्य से 14% अधिक बारिश हुई थी। हालांकि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा बारिश 2010 में हुई। प्रदेश में मानसून सीजन में 460 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। पुणे में जमालगढ़ में युवक जुनैद की 11 जून को हुई मौत के मामले में रविवार को युवक की मां खतीजा ने फरीदाबाद पुलिस पर कार्रवाई के लिए बिछौर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की मौत फरीदाबाद पुलिस द्वारा हिरासत में की गई पिटाई के कारण हुई। बिछौर थाना प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर फरीदाबाद पुलिस के साइबर सेल के जवान एसआई राजेश, एसआई सुरजीत, हेड कांस्टेबल नरेश व दलबीर, एएसआई नरेंद्र व जावेद, एसएचओ बसंत समेत 7 नामजद पर और 5 के खिलाफ धारा 302 व 342 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं 12 जून को प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला व पुलिस जिप्सी चलाने, पथराव आदि के आरोप में पुलिस ने 58 नामजद व 150 अन्य लोगों पे केस दर्ज किया है। दिल्ली की सीमा से लगते अरावली वन क्षेत्र में 172 एकड़ में बसी लक्कड़पुर खोरी कॉलोनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब टूटने के कगार पर है। यहाँ के 65,000 से अधिक मकानों में रहने वाले 30,000 से अधिक की आबादी अपनी छत बचाने के लिए इस समय भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीन बेचने वाले भूमाफियाओं ने कॉलोनी बसाने के लिए ऐसा खेल खेला कि प्रभावित लोगों को इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि जिस जमीन को वो सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं वो कभी उनसे छीनी जा सकती है। माफिया जमीन बेचते समय लोगों को इस बात का भरोसा देते थे कि जल्द ही यहाँ रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटॉर्नी शुरू हो जाएगी। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी करा दी जाएगी, लेकिन आज तक ना किसी की रजिस्ट्री हुई और ना पावर ऑफ अटॉर्नी।
खोरी कॉलोनी में रहने वाले बिहार के पटना जिला निवासी प्रीतम कुमार, दरभंगा के देवेंद्र झा, यूपी कानपुर निवासी मनोज कुमार, बंगाल के संतोष दास, उड़ीसा के सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जमीन खरीदते भूमाफियाओं ने खोरी गांव वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक पर्ची छपवाई थी। उसे खरीदकर 500 से 1000 रुपए पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर लेते थे। इससे लोगों का विश्वास हो जाता था। आज के हमारा हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। चलिए अभी रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कर्नल देवानंद गुर्जर का 12 जिले के नागरिकों ने भव्य स्वागत सम्मान किया है। आखिर स्वागत सम्मान क्यों किया गया, आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के अध्यक्ष कर्नल देव आनंद गुर्जर एवं जस्टिस फॉर ऑल के प्रतिनिधि मंडल ने छबरा का 2 दिवसीय दौरा करने के उपरांत 12 कलेक्टर एवं 12 एसपी से उनके कार्यालय में संयुक्त मीटिंग करते हुए 10 अप्रैल की घटना के तथ्य प्रशासन के सामने रखे हैं। प्रतिनिधि मंडल में कर्नल गुर्जर के साथ अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जसवीर सिंह, आरपीएससी के पूर्व सदस्य एवं रिटायर्ड आईपीएस कन्हैया लाल बैरवा एवं कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गौतम छाबड़ा स्थित डाक बंगले में पीड़ित एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चाएं की। साथ ही घटना की प्रथम जमीनी जानकारी प्राप्त की। घटना से प्रभावित व्यक्तियों ने कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए अपनी बात सौहार्दपूर्ण माहौल में रखी। यहाँ आने का क्या मकसद है? ओके, मैं कर्नल देव आनंद गुर्जर और इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का कार्यकर्ता मानिए आप मुझे। और आज राजस्थान के छबरा के अंदर जो 12 जिले के अंदर पड़ता है, कोटा के नज़दीक, यहाँ पर आने का मुख्य कारण ये है कि 10 अप्रैल के दिन एक घटना होती है जहाँ पर हमारे कमल नाम के युवा के चाकू मार करके उनको घायल कर दिया जाता है। और उसके उपरांत यहाँ पर बड़े दंगे होते हैं जिसमें बहुत सारी करीब सैकड़ों की संख्या में दुकानें जला दी जाती हैं, और वो तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो प्रताड़ना की कहानी शुरू होती है, ऐसी मैं नहीं मानता कि इस मॉडर्न खंडित भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि जहां पर गुर्जर समुदाय को टारगेट किया गया। और क्योंकि वो बच्चा जिसको चाकू लगा था गुर्जर समुदाय का था, मारने वाला मुसलमान समुदाय से था, और लोगों ने और पुलिस ने जब ये दंगे हुए हिंदू मुसलमान के नाम के बाद में टारगेट करना शुरू कर दिया गुर्जरों को। और टारगेट जैसे मुझे आज पता लगा कि इर्द गिर्द के करीब 20 गांव थे, जो 20 गांव के अंदर जिस प्रकार से पुलिस ने बाद में सिर्फ गुर्जर विशेष निर्दोष लोगों को पकड़ करके जेल में डालने की, केस लगाने की प्रक्रिया शुरू की, जो आज भी शुरू हो रही है। उसी के मद्देनज़र जब मुझे पता लगा तो मैंने उस पूरे मामले में आकर के कोशिश की कि इस पूरे मामले को संज्ञान लेने के लिए जस्टिस फॉर ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत मैं कई बार सामाजिक इश्यूज पे सेवा देता रहता हूँ। और इसी के कारण आज हम मेरी टीम के अंदर हमारे जसवीर जी हैं जो एक पुराने मंत्री हैं, एक आईपीएस हैं, मैं हूँ, एक जस्टिस हैं। तो इस तरह करके आज इस पूरे मामले को उठाने के, जिससे कि पूरी रिपोर्ट लेकर के ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, इसकी रिपोर्ट लेकर के हम सरकार और गवर्नर और प्रेसिडेंट महोदय को भेजेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार के गलत काम हुए उन दोषियों को सजा मिल सके और गुर्जर समाज के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसकी एक कार्रवाई बंद हो सके। उसके साथ सबसे बड़ी बात मैं यहाँ 12 और छबरा जिले के जो हमारे गुर्जर समुदाय के युवा हैं जो मेरे साथ आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि देखिए ये बदलता हुआ गुर्जर समाज का चेहरा है, जहाँ पर एक भी आपको 30 वर्ष की आयु से ज़्यादा कोई भी नहीं मिलेगा मेरे साथ आज पूरे दिन के प्रोग्राम में। ये सिर्फ युवा हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह आने वाले समय को ये नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। और यही मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। मेरे साथ जो बैठे आप सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं। पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि युवा शक्ति एकत्रित होगी और निस्वार्थ जब हम कौम और देश के लिए काम करेंगे, मैं मानता हूँ न्याय जरूर मिलेगी। आज हो सकता है हमें कि न्याय मिलने में देरी है, पर एक समय आएगा, एकजुट रहेंगे, अच्छे काम करेंगे। राष्ट्रभक्त कौम है हम तो वैसे भी गुर्जर समुदाय, तो इसका निवारण जरूर होगा और सब एक रहें। और पूरे भारत के गुर्जर समुदाय से मेरी आज अपील है कि जो छाबड़ा के अंदर जो कांड हुआ, जिस प्रकार से आसपास के गुर्जर समुदाय को टारगेट किया गया, इसका हमें घोर निंदा हर मंच से करनी चाहिए। और इस उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। एक बार छबरा और यहाँ 12 के युवाओं को मैं एक बार नमन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कौम के लिए काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जय हिंद। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। आपको बता दें कि आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन को 18 करोड़ में खरीदी। संजय सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से इस बात की जांच करने की मांग की है। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर निर्माण को लेकर आ रही है, जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चलिए अब एक रुख करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से खबर आ रही है कि मंडावर में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं की गई। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मंडावर थाना इलाके के सूर्य नगर के पास रविवार को दोपहर 3 बजे के करीब बांदीकुई से भरतपुर की ओर जाने वाली मालगाड़ी की चपेट में आकर के एक अज्ञात व्यक्ति ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवाया। मृतक की अभी तक कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर नलों के अंदर गंदा पानी भी साफ साफ नजर आ रहा है और इसी के चलते हुए जलदाय विभाग को समस्या से अवगत कराया गया। और इस संदर्भ में जलदाय विभाग का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। बांदीकुई के वार्ड नंबर 30 में प्रेम नगर और कोर्ट के पीछे वाली गली में निरंतर पेयजल आपूर्ति के साथ गंदा पानी भी नलों में आ रहा है। इस संदर्भ में नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने वार्ड वासियों के साथ एईएन जलदाय विभाग को समस्या से अवगत कराते हुए मौके पर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन जलदाय विभाग के कर्मचारियों को दिखाई तथा साथ ही अंबेडकर सर्किल पर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स से पेयजल पाइपलाइन के साथ आने वाले गंदे पानी को दूसरी ओर निकालने के लिए पाबंद भी किया है। इस मौके पर स्थानीय वार्ड निवासी वेद प्रकाश सैनी, गोविंद मीणा, राजेश भट्ट, तरुण सोनी सहित नगर पालिका एसआई दिनेश मीणा मौके पर मौजूद रहे। एईएन जलदाय विभाग ने अतिशीघ्र क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। वही खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान सरकार के द्वारा दुकानों के खोलने का समय शाम को 4 बजे तक के लिए किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बांदीकुई के अंदर अभी दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। तो इसी को लेकर के उन दुकानों के ऊपर कार्यवाही की गई है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर किन किन दुकानों के ऊपर और कैसे कार्यवाही की गई। बांदीकुई नगर पालिका प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार बाजारों के खुलने व बंद होने का समय सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन आज बांदीकुई में वीकेंड के बाद खुले बाजारों में कुछ व्यापारियों ने 4 बजे बाद तक अपने प्रतिष्ठान नहीं बंद किए। ऐसी स्थिति में नगरपालिका मंडल बांदीकुई के स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक धवन व उनके सहयोगी अधिकारी दिनेश मीणा के नेतृत्व में नगरपालिका कर्मचारियों ने समयावधि से भी ज्यादा देर तक दुकानें खुली होने पर दुकानें बंद करवाते हुए कार्रवाई की। वहीं खबर बस्ती से सामने आ रही है, जहां पर आग से चपट जलने के बाद बेसहारा परिवार की मदद की गई। बस्ती उपखंड के ग्राम पंचायत दुधली में 6 जून 2021 को आग लगने से बेसहारा हुए एक परिवार की व्यथा बहुत ही दर्दनीय है। उस परिवार मुखिया पप्पू बावलिया विकलांग भी है और वो उसी दिन से अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे अपना जीवन भी यापन कर रहा था, लेकिन उस तरफ ना तो प्रशासन की ओर नज़र पड़ी और न ही किसी भामाशाह की नज़र। आज बारिश आने पर वो अपने बच्चों के साथ पेड़ के नीचे भीग रहे थे, पर किसी को रहम नहीं आई। हिंदू गौ सेवा समिति के सदस्य सन्नी सैनी ने बताया कि वहां से गुजर रहे किसी राहगीर द्वारा हिंदू गौ सेवा समिति बस्ती को सूचना देने पर समिति कार्यकर्ता तुरंत वहां पहुंचे और वहां जाने के बाद देखा तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए भीग रहे थे। तभी उसी वक्त तुरंत मार्केट से सामान मंगवाकर अपने हाथों से उनके रहने के लिए झोपड़ी का निर्माण करवाया और खाने के लिए राशन सामग्री दी। हिंदू गौ सेवा समिति कार्यकर्ता के द्वारा गौ सेवा के साथ ही गरीब और असहाय लोगों की सेवा करने का जुनून भी भरा हुआ है। समिति के सदस्य बस्ती ही नहीं, जयपुर के अलावा अलवर भी अन्य जिलों में जाकर के सेवा करने को हमेशा तत्पर रहते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का हौसला रखकर अपने स्वयं के खर्चे से लोगों की सेवा करते रहते हैं। वही खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पानी की समस्या और कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवाज उठाते हुए पार्षद नजर आ रहे हैं।
आमजन की समस्याओं की आवाज बन रहे हैं पार्षद। नगरपालिका बांदीकुई में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार और धांधली के कारण जनहित के कार्य को ग्रहण लग गया है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पानी है। इसके लिए दर्जनों पार्षदों ने पार्षद महेंद्र दैमन के नेतृत्व में हल्ला बोल पोल खोल बीड़ा उठाया है। पार्षद महेंद्र दैमन ने बताया कि आधे से अधिक पार्षद आंतरिक समर्थन दे रहे हैं तथा कुछ खुलकर बोलने में भी नहीं डर रहे। पार्षदों का कहना है कि जनहित के कार्यों में कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। ट्विटर पर भिड़े गहलोत और पायलट गुट वेद सोलंकी के नाम लिए बगैर साधा मंत्री सुभाष ब्रिज पर निशाना। कुछ परिंदे खुद का गुस्सा नहीं मानते, खुद का मतलब पूरे होते ही ऊपर उठ जाते हैं। अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं। या परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोच करते नजर आते हैं। राजस्थान और पंजाब की पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। राजस्थान केनाल के पास सर्च ऑपरेशन चला, हजारों लीटर शराब की नष्ट। पंजाब के जिला फाजिल्का की खुइया सरवर के श्री गंगानगर इलाके में हिंदू मलकोट थाना पुलिस का इस ऑपरेशन में जुटी। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा, वैदिक संस्कार बोर्ड बनेगा राजस्थान में। मैंने जो ट्वीट किया वो मौसम को लेकर किया। मंत्रिमंडल का विषय मुख्यमंत्री का है, वो लेंगे निर्णय। विश्वेंद्र सिंह हमारे राजा, हम उनकी प्रजा हैं। मंत्री सुभाष गर्ग के ट्वीट पे प्रतिपक्ष को पिता राजेंद्र राठौर का व्यंग्यात्मक कटाक्ष आया है। ट्वीट पर रिप्लाई कर दिया राठौर ने और जवाब में लिखा कि मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा परिंदा आसमान छूने में जब नाकाम हो जाए। वेद सोलंकी के आरोपों को लेकर कहा, अगर दलितों को लेकर शिकायत है तो वेद सोलंकी मुख्यमंत्री को लिखकर ज्ञापन दें। अजमेर से बड़ी खबर, जान नशीराबाद में गर्भवती पत्नी की गला रेत कर हत्या का मामला। ग्रामीणों ने मोर्चरी से शव उठवाने से किया इनकार। मृतका के पति, ससुर, काका और भाभी की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। सदर थाना सीआई राजेश मीना व श्रीनगर थाना पुलिस की समझाइश। श्रीनगर थाना इलाके के चांदसेन गांव का मामला। जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर का निलंबन का मामला। हाईकोर्ट में भोजन अवकाश के बाद सुनवाई शुरू होगी। महाधिवक्ता की बहस पूरी की जाएगी। अब सौम्या गुर्जर की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। राजसमंद से बड़ी खबर, पति ने पत्नी का गला घोट करके हत्या। आमेट के पास स्थिति लीका गांव की घटना। आमेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पियर पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। राजधानी में पेट्रोल 103 और डीजल 96 रुपए के पार हो गया है। पेट्रोल डीजल की दर में कमर तोड़ वृद्धि। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 32 पैसे हुआ महंगा। इस पेट्रोल की दर रही 103 रुपए, वहीं आज डीजल की दर 96 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मौसम विभाग ने एक सप्ताह राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में प्री मानसूनी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम के इस बदले रुख से तापमान नीचे आ गया है और गर्मी के सितम से लोगों को राहत मिली है। वहीं सोमवार दोपहर तक राजधानी जयपुर में भी बारिश ने दस्तक दे दी। जिले के बेंगू थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित बिलखंडा चौराहे पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जहां गौवंश तस्करी की आशंका से भीड़ ने 2 लोगों को मारपीट कर दी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि अवक्रमण और सूखे उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट के 14वें सत्र में अध्यक्ष मोदी महासभा के 75वें सत्र अध्यक्ष वोल्कन वॉलिक्जर द्वारा आयोजित इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम को आज शाम 7:30 बजे संबोधित करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के कार्यकाल द्वारा जारी एक मीडिया परामर्श में कहा गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं सिकंदरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा क्षेत्र के डाबरढानी में NH21 के दोनों ओर भरा हुआ है बरसात का पानी और इसी के चलते बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। साथ ही साथ सड़क के दोनों ओर इतना पानी भरा हुआ है कि आने जाने वाले परिवहन के साधनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा के जींद जिले के गांव आलिमपुरा में सोमवार सुबह दिन दहाड़े हत्या की वारदात अंजाम दी गई। सैर करने के लिए निकले एक निजी स्कूल संचालक की कार सवार अज्ञात लोगों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। उचाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। मामले को उनके बेटे की हत्या के केस से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि केस में मृतक की गवाही होनी थी।
मृतक की पहचान अलेवा गांव निवासी सुरेश के रूप में हुई है। सुरेश ने गांव आलमपुरा में महर्षि दयानंद वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोला हुआ है। स्कूल के पास ही वो अपने परिवार के साथ रहता था। हर रोज की तरह सुबह करीब 6 बजे घर से सैर के लिए निकला तो कार सवार अज्ञात लोगों ने उस पर सामने से फायरिंग कर दी। एक गोली सुरेश के सर में जा लगी और वहीं पर वो गिर गया। उसके बाद सुरेश पर कई राउंड फायर किए गए, जिससे सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। इस बार मानसून ने समय से पहले प्रदेश में दस्तक दी है। मानसून के आज पानीपत पहुंचने की उम्मीद है। पानीपत में सोमवार सुबह को आसमान में हल्के बादलों ने गर्मी से राहत दिलाई। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण भी मौसम सुहाना बना रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 13 सालों में दूसरी बार मानसून ने 13 जून को हरियाणा में दस्तक दी है। उत्तराखंड के रास्ते मानसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। मानसून के आज पानीपत पहुंचने की उम्मीद है। इसी कारण बीते 4 दिनों से आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवा और बारिश हुई है, जिस कारण लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। मानसून रविवार को हरियाणा में एंट्री कर गया। यह तय समय से 14 दिन एडवांस है। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला समेत उत्तर हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई। अगले 24 घंटे के बाद पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। 20 साल में ऐसी दूसरी बार है जब मानसून ने 13 जून से पहले दस्तक दी है। 2008 में भी इसी तारीख में आया था। तब राज्य में सामान्य से 14% अधिक बारिश हुई थी। हालांकि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा बारिश 2010 में हुई। प्रदेश में मानसून सीजन में 460 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। पुना में जमालगढ़ में युवक जुनैद की 11 जून को हुई मौत के मामले में रविवार को युवक की मां खतीजा ने फरीदाबाद पुलिस पर कार्रवाई के लिए बिछौर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की मौत फरीदाबाद पुलिस द्वारा हिरासत में की गई पिटाई के कारण हुई। बिछौर थाना प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर फरीदाबाद पुलिस के साइबर सेल के जवान एसआई राजेश, एसआई सुरजीत, हेड कांस्टेबल नरेश व दलबीर, एएसआई नरेंद्र व जावेद, एसएचओ बसंत समेत 7 नामजद पर और 5 के खिलाफ धारा 302 व 342 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं 12 जून को प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला व पुलिस जिप्सी चलाने, पथराव आदि के आरोप में पुलिस ने 58 नामजद व 150 अन्य लोगों पे केस दर्ज किया है। दिल्ली की सीमा से लगते अरावली वन क्षेत्र में 172 एकड़ में बसी लक्कड़पुर खोरी कॉलोनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब टूटने के कगार पर है। यहाँ के 65,000 से अधिक मकानों में रहने वाले 30,000 से अधिक की आबादी अपनी छत बचाने के लिए इस समय भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीन बेचने वाले भूमाफियाओं ने कॉलोनी बसाने के लिए ऐसा खेल खेला कि प्रभावित लोगों को इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि जिस जमीन को वो सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं वो कभी उनसे छीनी जा सकती है। माफिया जमीन बेचते समय लोगों को इस बात का भरोसा देते थे कि जल्द ही यहाँ रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटॉर्नी शुरू हो जाएगी। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी करा दी जाएगी, लेकिन आज तक ना किसी की रजिस्ट्री हुई और ना पावर ऑफ अटॉर्नी। खोरी कॉलोनी में रहने वाले बिहार के पटना जिला निवासी प्रीतम कुमार, दरभंगा के देवेंद्र झा, यूपी कानपुर निवासी मनोज कुमार, बंगाल के संतोष दास, उड़ीसा के सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जमीन खरीदते भूमाफियाओं ने खोरी गांव वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक पर्ची छपवाई थी। उसे खरीदकर 500 से 1000 रुपए पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर लेते थे। इससे लोगों का विश्वास हो जाता था। आज के हमारा हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 90। वहीं सिकंदरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अंदर आप सभी को बता दूं, सिकंदरा क्षेत्र के अंदर मौसम सुहावना हो चुका है। आज फिर इंद्रदेव सिकंदरा में मेहरबान होते हुए नजर आए हैं। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों की मार झेल रहे जनजीवन में पशु पक्षियों को बारिश से राहत भी मिल चुकी है, तो वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत प्रदान हुई। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर खाद्य सामग्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। फुलेरा में ग्राम चेतना केंद्र द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में क्वारंटाइन परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण कराने व कोविड-19 टीकाकरण और जागरूकता वाहन का शुभारंभ उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्वा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। संस्था सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई ने क्षेत्र के 680 क्वारंटाइन परिवारों के लिए खाद्य सामग्री, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु मेडिकल उपकरण, कोविड-19 टीकाकरण व जागरूकता हेतु सहयोग किया है। वहीं इस परियोजना का उद्देश्य है कि क्षेत्र के गरीब परिवार व इस परियोजनाओं में सरकारी अस्पतालों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना,
जिससे कोविड महामारी से लड़ा जा सके। और राजस्थान समन्वयक अमित कुमार ने बताया कि रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई की परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण व जागरूकता वाहन आगामी 6 महीनों तक क्षेत्र में लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करेगा। इसके साथ ही सरकार व स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विटामिन व स्वास्थ्य किट भी वितरण में सहायक होगा। चलिए अब एक रुख करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से खबर आ रही है कि मंडावर में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं की गई। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मंडावर थाना इलाके के सूर्य नगर के पास रविवार को दोपहर 3 बजे के करीब बांदीकुई से भरतपुर की ओर जाने वाली मालगाड़ी की चपेट में आकर के एक अज्ञात व्यक्ति ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवाया। मृतक की अभी तक कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर नलों के अंदर गंदा पानी भी साफ साफ नजर आ रहा है और इसी के चलते हुए जलदाय विभाग को समस्या से अवगत कराया गया। और इस संदर्भ में जलदाय विभाग का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। बांदीकुई के वार्ड नंबर 30 में प्रेम नगर और कोर्ट के पीछे वाली गली में निरंतर पेयजल आपूर्ति के साथ गंदा पानी भी नलों में आ रहा है। इस संदर्भ में नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने वार्ड वासियों के साथ एएन जलदाय विभाग को समस्या से अवगत कराते हुए मौके पर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन जलदाय विभाग के कर्मचारियों को दिखाई तथा साथ ही अंबेडकर सर्किल पर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स से पेयजल पाइपलाइन के साथ आने वाले गंदे पानी को दूसरी ओर निकालने के लिए पाबंद भी किया है। इस मौके पर स्थानीय वार्ड निवासी वेद प्रकाश सैनी, गोविंद मीणा, राजेश भट्ट, तरुण सोनी सहित नगर पालिका एसआई दिनेश मीणा मौके पर मौजूद रहे। एएन जलदाय विभाग ने अतिशीघ्र क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। वही खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान सरकार के द्वारा दुकानों के खोलने का समय शाम को 4 बजे तक के लिए किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बांदीकुई के अंदर अभी दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। तो इसी को लेकर के उन दुकानों के ऊपर कार्यवाही की गई है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर किन किन दुकानों के ऊपर और कैसे कार्यवाही की गई। बांदीकुई नगर पालिका प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार बाजारों के खुलने व बंद होने का समय सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन आज बांदीकुई में वीकेंड के बाद खुले बाजारों में कुछ व्यापारियों ने 4 बजे बाद तक अपने प्रतिष्ठान नहीं बंद किए। ऐसी स्थिति में नगरपालिका मंडल बांदीकुई के स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक धवन व उनके सहयोगी अधिकारी दिनेश मीणा के नेतृत्व में नगरपालिका कर्मचारियों ने समयावधि से भी ज्यादा देर तक दुकानें खुली होने पर दुकानें बंद करवाते हुए कार्रवाई की। वहीं खबर बस्ती से सामने आ रही है, जहां पर आग से झपट जलने के बाद बेसहारा परिवार की मदद की गई। बस्ती उपखंड के ग्राम पंचायत दुधली में 6 जून 2021 को आग लगने से बेसहारा हुए एक परिवार की व्यथा बहुत ही दर्दनीय है। उस परिवार मुखिया पप्पू बावलिया विकलांग भी है और वो उसी दिन से अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे अपना जीवन भी यापन कर रहा था, लेकिन उस तरफ ना तो प्रशासन की ओर नज़र पड़ी और न ही किसी भामाशाह की नज़र। आज बारिश आने पर वो अपने बच्चों के साथ पेड़ के नीचे भीग रहे थे, पर किसी को रहम नहीं आई। हिंदू गौ सेवा समिति के सदस्य सन्नी सैनी ने बताया कि वहां से गुजर रहे किसी राहगीर द्वारा हिंदू गौ सेवा समिति बस्ती को सूचना देने पर समिति कार्यकर्ता तुरंत वहां पहुंचे और वहां जाने के बाद देखा तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए भीग रहे थे। तभी उसी वक्त तुरंत मार्केट से सामान मंगवाकर अपने हाथों से उनके रहने के लिए झोपड़ी का निर्माण करवाया और खाने के लिए राशन सामग्री दी। हिंदू गौ सेवा समिति कार्यकर्ता के द्वारा गौ सेवा के साथ ही गरीब और असहाय लोगों की सेवा करने का जुनून भी भरा हुआ है। समिति के सदस्य बस्ती ही नहीं, जयपुर के अलावा अलवर भी अन्य जिलों में जाकर के सेवा करने को हमेशा तत्पर रहते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का हौसला रखकर अपने स्वयं के खर्चे से लोगों की सेवा करते रहते हैं। वही खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पानी की समस्या और कई प्रकार की समस्याओं का
समाधान करने के लिए आवाज उठाते हुए पार्षद नजर आ रहे हैं। आमजन की समस्याओं की आवाज बन रहे हैं पार्षद। नगरपालिका बांदीकुई में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार और धांधली के कारण जनहित के कार्य को ग्रहण लग गया है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पानी है। इसके लिए दर्जनों पार्षदों ने पार्षद महेंद्र दैमन के नेतृत्व में हल्ला बोल पोल खोल बीड़ा उठाया है। पार्षद महेंद्र दैमन ने बताया कि आधे से अधिक पार्षद आंतरिक समर्थन दे रहे हैं तथा कुछ खुलकर बोलने में भी नहीं डर रहे। पार्षदों का कहना है कि जनहित के कार्यों में कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े। चलिए अभी रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कर्नल देवानंद गुर्जर का 12 जिले के नागरिकों ने भव्य स्वागत सम्मान किया है। आखिर स्वागत सम्मान क्यों किया गया, आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के अध्यक्ष कर्नल देव आनंद गुर्जर एवं जस्टिस फॉर ऑल के प्रतिनिधिमंडल ने छबरा का 2 दिवसीय दौरा करने के उपरांत 12 कलेक्टर एवं 12 एसपी से उनके कार्यालय में संयुक्त मीटिंग करते हुए 10 अप्रैल की घटना के तथ्य प्रशासन के सामने रखे हैं। प्रतिनिधिमंडल में कर्नल गुर्जर के साथ अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जसवीर सिंह, आरपीएससी के पूर्व सदस्य एवं रिटायर्ड आईपीएस कन्हैया लाल बैरवा एवं कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गौतम छाबड़ा स्थित डाक बंगले में पीड़ित एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चाएं की। साथ ही घटना की प्रथम जमीनी जानकारी प्राप्त की। घटना से प्रभावित व्यक्तियों ने कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए अपनी बात सौहार्दपूर्ण माहौल में रखी। यहाँ आने का क्या मकसद है? ओके, मैं कर्नल देव आनंद गुर्जर और इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का कार्यकर्ता मानिए आप मुझे। और आज राजस्थान के छबरा के अंदर जो 12 जिले के अंदर पड़ता है, कोटा के नज़दीक, यहाँ पर आने का मुख्य कारण ये है कि 10 अप्रैल के दिन एक घटना होती है जहाँ पर हमारे कमल नाम के युवा के चाकू मार करके उनको घायल कर दिया जाता है। और उसके उपरांत यहाँ पर बड़े दंगे होते हैं जिसमें बहुत सारी करीब सैकड़ों की संख्या में दुकानें जला दी जाती हैं और वो तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो प्रताड़ना की कहानी शुरू होती है, ऐसी मैं नहीं मानता कि इस मॉडर्न खंडित भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि जहां पर गुर्जर समुदाय को टारगेट किया गया। और क्योंकि वो बच्चा जिसको चाकू लगा था गुर्जर समुदाय का था, मारने वाला मुसलमान समुदाय से था, और लोगों ने और पुलिस ने जब ये दंगे हुए हिंदू मुसलमान के नाम के बाद में टारगेट करना शुरू कर दिया गुर्जरों को। और टारगेट जैसे मुझे आज पता लगा कि इर्द गिर्द के करीब 20 गाँव थे, जो 20 गाँव के अंदर जिस प्रकार से पुलिस ने बाद में सिर्फ गुर्जर विशेष निर्दोष लोगों को पकड़ करके जेल में डालने की, केस लगाने की प्रक्रिया शुरू की, जो आज भी शुरू हो रही है। उसी के मद्देनज़र जब मुझे पता लगा तो मैंने उस पूरे मामले में आकर के कोशिश की कि इस पूरे मामले को संज्ञान लेने के लिए जस्टिस फॉर ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत मैं कई बार सामाजिक इश्यूज पे सेवा देता रहता हूँ। और इसी के कारण आज हम मेरी टीम के अंदर हमारे जसवीर जी हैं जो एक पुराने मंत्री हैं, एक आईपीएस हैं, मैं हूँ, एक जस्टिस हैं। तो इस तरह करके आज इस पूरे मामले को उठाने के, जिससे कि पूरी रिपोर्ट लेकर के ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, इसकी रिपोर्ट लेकर के हम सरकार और गवर्नर और प्रेसिडेंट महोदय को भेजेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार के गलत काम हुए उन दोषियों को सज़ा मिल सके और गुर्जर समाज के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसकी एक कार्रवाई बंद हो सके। उसके साथ सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ 12 और छबरा जिले के जो हमारे गुर्जर समुदाय के युवा हैं जो मेरे साथ आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि देखिए ये बदलता हुआ गुर्जर समाज का चेहरा है, जहाँ पर एक भी आपको 30 वर्ष की आयु से ज़्यादा कोई भी नहीं मिलेगा मेरे साथ आज पूरे दिन के प्रोग्राम में। ये सिर्फ युवा हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह आने वाले समय को ये नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। और यही मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। मेरे साथ जो बैठे हैं आप सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं। पूरे देश को संदेश देना चाहिए कि युवा शक्ति एकत्रित होगी और निस्वार्थ जब हम कौम और देश के लिए काम करेंगे, मैं मानता हूँ न्याय जरूर मिलेगी। आज हो सकता है हमें कि न्याय मिलने में देरी है, पर एक समय आएगा, एकजुट रहेंगे, अच्छे काम करेंगे। राष्ट्रभक्त कौम है हम तो वैसे भी गुर्जर समुदाय, तो इसका निवारण जरूर होगा और सब एक रहें। और पूरे भारत के गुर्जर समुदाय से मेरी आज अपील है कि जो छाबड़ा के अंदर जो कांड हुआ, जिस प्रकार से आसपास के गुर्जर समुदाय को टारगेट किया गया, इसका हमें घोर निंदा हर मंच से करनी चाहिए। और इस उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। एक बार छबरा और यहाँ 12 के युवाओं को मैं एक बार नमन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कौम के लिए काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जय हिंद।
वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। आपको बता दें कि आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन को 18 करोड़ में खरीदी। संजय सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से इस बात की जांच करने की मांग की है। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर निर्माण को लेकर आ रही है, जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं सिकंदरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा क्षेत्र के डाबर ढानी में NH-21 के दोनों ओर भरा हुआ है बरसात का पानी और इसी के चलते बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। साथ ही साथ सड़क के दोनों ओर इतना पानी भरा हुआ है कि आने जाने वाले परिवहन के साधनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं सिकंदरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अंदर आप सभी को बता दूं, सिकंदरा क्षेत्र के अंदर मौसम सुहावना हो चुका है। आज फिर इंद्रदेव सिकंदरा में मेहरबान होते हुए नजर आए हैं। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों की मार झेल रहे जनजीवन में पशु पक्षियों को बारिश से राहत भी मिल चुकी है, तो वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत प्रदान हुई। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर खाद्य सामग्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। फुलेरा में ग्राम चेतना केंद्र द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में क्वारंटाइन परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण कराने व कोविड-19 टीकाकरण और जागरूकता वाहन का शुभारंभ उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। संस्था सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई ने क्षेत्र के 680 क्वारंटाइन परिवारों के लिए खाद्य सामग्री, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु मेडिकल उपकरण, कोविड-19 टीकाकरण व जागरूकता हेतु सहयोग किया है। वहीं इस परियोजना का उद्देश्य है कि क्षेत्र के गरीब परिवार व इस परियोजनाओं में सरकारी अस्पतालों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे कोविड महामारी से लड़ा जा सके। और राजस्थान समन्वयक अमित कुमार ने बताया कि रॉयल राजस्थान फाउंडेशन मुंबई की परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण व जागरूकता वाहन आगामी 6 महीनों तक क्षेत्र में लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करेगा। इसके साथ ही सरकार व स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विटामिन व स्वास्थ्य किट भी वितरण में सहायक होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। जो क्लार्क ने विटालिटी ब्लास्ट में नॉर्थ हैम्पशायर के खिलाफ 65 गेंदों पर 136 रन जड़ करके कोहराम मचा दिया। उन्होंने अपनी इस तूफानी पारी में 6 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। नॉटिंघमशायर की पारी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर 24 रन का है, जो पीटर ट्राइग्रो ने बनाया। क्लार्क ने अकेले ही 8 खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा रन बना लिए। नॉटिंघमशायर के क्लार्क के अलावा बाकी के 8 खिलाड़ी कुल 67 रन ही बना सके। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज यानी 14 जून को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन इन 1 साल में जांच एजेंसी ने जांच की और ये जानने की कोशिश की कि पूरा मामला खुदकुशी का है या फिर कुछ और। मुंबई पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला खुदकुशी का है, लेकिन जब यह पूरे मामले के केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के पास गई तो इस पूरे मामले में सीबीआई ने अभी तक यह नहीं पता लगा पाई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह आखिर है क्या सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या फिर इस पूरे मामले में कुछ और भी बात है। तेलंगाना में कोरोना वायरस महामारी के बीच आईएएस अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से लग्जरी गाड़ियां खरीद कर देने पर कड़ी आलोचना की जा रही है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तरफ से 32 अतिरिक्त जिला कलेक्टर के लिए 32 किया कार्निवाल कारें खरीदी गई हैं। वहीं जिनकी अनुमति कीमत 25 से 30 लाख रुपए है और ये खरीद ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य कोरोना वायरस महामारी से जूझा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 7वें फेज की परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं है। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार कोरोना मामले कम होने के बाद 7वें फेज की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से इस भर्ती के लिए साल 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अभी तक 6 फेज की CBT 1 परीक्षा हो गई। क्रिकेट मैदान पर कई बार बल्लेबाज तो चल मैं आया की तर्ज पर एक के बाद एक करते हुए आउट हो जाते हैं और टीम बहुत मामूली स्कोर पर ऑल आउट होता है। ऐसे ही हुआ था 14 जून के दिन, वो भी वर्ल्ड कप मैच में, जब कनाडा की टीम मात्र 45 रन पर पवेलियन लौट गई और यह 1979 वर्ल्ड कप के मैच के दौरान हुआ, जब इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को इतने मामूली स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।